Assalamu alaikum. This is anatomy, and today we will study kidneys, इनका स्ट्रक्चर, आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, बेसिकली इनकी जितनी ग्रॉस एनाटमी है, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्लिनिकल्स जो कि स्नेल्स की बुक में लिखे हैं वो भी कवर करें। तो किडनी से स्टार्ट कर लेते हैं। किडनीज जो होती हैं वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, बायलेटरली प्रेजेंट होते हैं और यूरिन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूरिन किडनीज में प्रोड्यूस होता है। दीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन्स। और ये हर इंसान में दो प्रेजेंट होती हैं। लेटरल टू द वर्टिब्रल कॉलम यूरिन इसमें प्रोड्यूस होता है, वो थ्रू द यूरेटर्स ब्लैडर में जाता है और फिर ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी चला जाएगा। ये बेसिक नॉलेज है जो हमने पढ़ी है। लेकिन अब हम ग्रॉस स्ट्रक्चर, ग्रॉस एनाटमी में इसका डिटेल, लोकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द लोकेशन की किडनीज लोकेट किधर होती हैं। तो सबसे पहले ये होते हैं हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में। व्हाट इज रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस? It is a space behind the peritoneum. Retro itself means behind. तो anatomy में जहाँ पे भी या medicine में जहाँ पे भी आपको retro word मिलेगा, that means behind. तो a space that lies behind the peritoneal covering is known as the retroperitoneal space. ठीक है। तो इस retroperitoneal space में हमारे पास किडनीज के अलावा और भी organs आते हैं, जैसे कि ureters होंगे, suprarenal gland होंगे, देन गोनाड्स होंगे, कुछ वेसल्स भी आती हैं जैसे कि आयोटा आता है, इंफीरियर वेना कहलाता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में लाया करते हैं। किडनीज सबसे इंपॉर्टेंट, वेल सारे इंपॉर्टेंट हैं बट किडनीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि दे लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, कि इसके पीछे कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता। दे लाई इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्स। ठीक है। लेकिन अगर हम वर्टिकली बात करें तो दे लाई अंडर कवर द कॉस्टल मार्जिन, मतलब कि इन किडनीज को ऑल अराउंड रिब्स कवर कर रही होंगी। अगर स्टमक के रिलेशंस कोई देखे तो स्टमक के रिलेशन में हमने देखा था उसकी लोकेशन और उसके रिलेशंस और उसकी लोकेशन देखें तो हमने स्टमक के पोस्टीरियर रिलेशन में पढ़ा था कि हमारे पास लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड और किडनी आती है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लोकेशन उसकी ये है कि जो ज़िम्फॉइड प्रोसेस होता है स्टर्नम का, उसके बिल्कुल नीचे ऐसे करके प्रेजेंट होता है स्टमक। सही है। तो उन्हीं की पोस्टीरियर रिलेशन में मतलब कि T11 T10 इसी जो रीजन है उसमें प्रेजेंट होंगे हमारे पास किडनीज। तो दे लाई ऑन द लाई इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल अंडर कवर ऑफ द कॉस्टल मार्जिन। ठीक है। इनको कॉस्टल रिब्स हर तरफ से कवर किए हुए होती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये वर्टिकली हमने इसका एक्सटेंड देख लिया। अब राइट और लेफ्ट जो किडनीज होती हैं उनकी लोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे कि जो हमारे पास राइट किडनी होती है, इट इज अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट किडनी। क्यों? क्योंकि राइट पे हमारे पास ये किडनी है, तो राइट के पे हमारे पास राइट लोब ऑफ द लिवर भी आता है। तो वो राइट लोब ऑफ द लिवर की इस किडनी की लोकेशन को थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर देता है। तो राइट किडनी लाइज अ बिट लोअर देन द लेफ्ट। ठीक है। फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं ये, लेकिन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 1 इंच तकरीबन ये मूव करते हैं अप एंड डाउन। 1 इंच मूवमेंट होती है इनकी अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओवरऑल ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है और ये इतना मूव नहीं करता। ठीक हो गया। ये हमने इसकी ओवरऑल लोकेशन पढ़ ली है। ठीक है। अब हम इसके हाइलम की बात कर लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर एंड हाइलम। ठीक है। हाइलम क्या होता है? ये एक वर्टिकल स्लिट होती है, वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स में होती है, जैसे कि लिवर में भी होती है। ठीक है। तो लिवर का हाइलम भी होता है, उसको पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। ठीक है। तो ये वो स्लिट होती है, ये वो ओपनिंग होती है किसी ऑर्गन में जहाँ से न्यूरोवेस्कुलर बंडल, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व्स वगैरह जो हैं, या और कोई स्ट्रक्चर जैसे कि किडनीज में यूरेटर होता है, तो ये इंटर और एग्जिट कर रही होती है। ठीक है। तो हाइलम हम किडनीज का भी होता है, तो हम वो देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये हमने बताया कि बीन शेप किडनीज होती है। किडनीज का जो अपर पोल होता है ना, वो थोड़ी-सी टिल्टेड पड़ी होती हैं, वो स्ट्रेट नहीं होती। तो ये किडनीज़ हैं। ठीक है। तो इसका एक अपर पोल होता है। ठीक है। ये जो इसका है ये अपर पोल है, ये अपर एंड कह लें, और ये इसका अपर एंड हो गया, और ये जो इसका होता है लोअर एंड हो गया, या लोअर पोल कह लें। फिर इसका एक मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल कनकेव बॉर्डर होता है, और एक लैटरल बॉर्डर होता है। तो ये मीडियल हो गया और ये लैटरल हो गया। लैटरल बॉर्डर जो होता है वो बड़ा होता है, मीडियल छोटा होता है। और फिर ये जो आगे का पार्ट है ये एंटीरियर सरफेस होता है और पीछे इसके पोस्टीरियर सरफेस होता है। तो दो सरफेसेस, दो पोल्स और दो बॉर्डर्स होते हैं। जो हाइलम हम पढ़ते हैं वो उसके मीडियल कनकेव बॉर्डर में एक वर्टिकल स्लिट होती है, ऐसे करके एक वर्टिकल स्लिट होती है इसके मीडियल कॉनकेव बॉर्डर में। ठीक है। और इस तरह होती है कि जैसे अगर ये दो पेजेस हैं, ये जैसे रजिस्टर है और इसके दो पेजेस हैं, तो ये इस तरह करके वर्टिकल स्लिट होगी और ये पेज आगे से प्रोट्रूड कर रहा है, जैसे
इतनी सी स्लिट है तो ये पेज आगे की तरफ भी प्रोट्रूड कर रहा है, उस स्लिट को भी कवर कर रहा है। तो इसी तरह इसका हाइलम भी इसको रीनल जो मास होता है वो ऐसे करके कवर कर रहा होता है और बीच में इसके हाइलम की स्लिट होती है। ठीक है, अब हाइलम के कंटेंट्स देख लेते हैं। अगर हमने हाइलम की बात कर ली है तो हाइलम के कंटेंट्स में हमारे पास एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे कि सबसे पहले हमें कौन सा स्ट्रक्चर नजर आता है और फिर जब हम उसके पोस्टीरियरली जाते रहते हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर नजर आता है रीनल वेन का। ठीक है, सबसे पहले रीनल वेन नजर आती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास टू रीनल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, टू रीनल आर्टरी होती हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास यूरेटर होता है। देन फोर्थ हमारे पास रीनल आर्टरी, फिर से एक रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है, रीनल आर्टरी की ब्रांच। ठीक है, मतलब रीनल आर्टरी होती है तो बेसिकली 3 रीनल आर्टरीज या रीनल आर्टरीज की ब्रांच जो होती है वो इसके अंदर इंटर कर रही होती हैं। रीनल वेन, आर्टरी, यूरेटर, फिर वेन, फिर हमारे पास लिम्फेटिक्स पहले आएंगे और फिर हमारे पास आएंगे लास्ट में नर्व्स आएंगी। नर्व्स इसके अंदर जो होती हैं वो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और पहले 4 को याद रखने के लिए बुक में ही स्मेल ने VAUA लिखा हुआ है, तो इसकी आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करें लेकिन ये एक बात लिखी हुई है। ठीक है, कोई और नमूने अगर आपके जहन में हो तो आप उसे याद कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी ईजी है, वेन, आर्टरी, यूरेटर, आर्टरी। ओके, ये हाइलम के कंटेंट्स हो गए। तो हमने पढ़ा कि हाइलम में यूरेटर होता है, तो यूरेटर से आगे ही हम हाइलम का किडनीज का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। यूरेटर से अगर हम आगे जाएं तो जो एक दफ़ा किडनीज फिर बना लेते हैं। ये ये हमारे पास किडनीज हैं, ये यूरेटर जा रही थी। ठीक है, ये जो यूरेटर होता है ना ये पूरे हाइलम जो होता है ना वो एक कैविटी में ओपन होता है जिसको हम कहते हैं रीनल साइनस। ठीक है, तो तकरीबन इतना सा जो पार्ट होता है ना किडनी का उसको हम कहते हैं रीनल साइनस। इसके अंदर ये सिंपल एक कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, यूरेटर की होंगी, आर्टरीज, वेन्स की होंगी, लिम्फेटिक्स की होंगी, नर्व्स वगैरह की होंगी, तो इसमें सारी ब्रांचेस वगैरह होती हैं और वो फिर इस रीनल कॉर्टेक्स और फिर रीनल पायरामिड्स के आगे जाएंगी। तो यूरेटर होता है, यूरेटर ओपन होगा रीनल साइनस में। रीनल साइनस में वो कैसे ओपन होता है कि वो डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म द मेजर कैलिक्स। तो जो पहली डिवीजन यूरेटर की बनती है उसको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। तो यूरेटर है, यूरेटर डिवाइड हो गया तो वो क्या बनाएगा, मेजर कैलिक्स। ठीक है, और फिर अगर मेजर कैलिक्स है तो मेजर कैलिक्स के बाद में वो डिवाइड करेंगे तो फॉर्म करेंगे माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो ये फिर फर्दर डिवाइड हुए और इसने क्या बना दिया, माइनर कैलिक्स। ठीक है, इस तरह करके इसकी ब्रांचेस आएंगी। ये सारा पार्ट किधर है हमारे पास, रीनल साइनस में, और इस सारे पार्ट को हम कहते हैं कि ये रीनल पेल्विस बना रहा है। ठीक है, दिस फॉर्म्स द रीनल पेल्विस। सही है, तो किडनीज के हमने रीनल पेल्विस पढ़ लिया, एक उसका पार्ट होता है रीनल पेल्विस जो कि ये सब कुछ बना रहा होता है। तो एक होता है रीनल कॉर्टेक्स इसके अलावा, और दूसरा होता है रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो रीनल मेड्यूला में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है रीनल पायरामिड्स। तो हर किडनी में चंद रीनल पायरामिड्स होते हैं। अब वो पायरामिड्स किस तरह होते हैं कि जो उनकी बेस होती है ना वो इसके आउटर सरफेस तक होती है, ऐसे करके। ये वैसे गलत बन गया है, ऐसे नहीं बनना चाहिए था, लेकिन चलो ऐसे ट्रायंगुलर पायरामिड्स होते हैं इनके कि इसकी बेस जो होती है वो आउटर सरफेस की तरफ हो। और सॉरी, ठीक है, ये रीनल पायरामिड्स है। तो रीनल पायरामिड से ऊपर ये जो डार्क स्टेन्ड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये जितना भी पार्ट होगा ना इसको हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो इनर पार्ट है जिसमें लाइटली स्टेन्ड होता है ये, और ये जिसके अंदर रीनल पायरामिड्स हैं उसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। ठीक है, रीनल मेड्यूला कंटेन्स द रीनल पायरामिड्स। उनकी बेसिस जो होती हैं वो रीनल कॉर्टेक्स को फेस कर रही होती है, और उनके जो एपिसिस एपिक्स होते हैं वो हाइलम की तरफ या रीनल साइनस की तरफ या रीनल पेल्विस की तरफ होते हैं। बुक में मीडियली का वर्ड यूज हुआ है, आपकी स्नेल्स में लिखा हुआ है कि जो रीनल पायरामिड्स के एपिक्स होते हैं वो मीडियली फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। अब जो कुछ पार्ट होता है, अच्छा ये इसको ना देखिए लोब्स में, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा, चौथा, दूसरा। तो ये रीनल पायरामिड जो होते हैं ना वो लोब से कन्वर्ट कर रहे होते हैं पूरी किडनी को। अब दो, ये एक रीनल पायरामिड है और ये एक रीनल पायरामिड है, इज दैट राइट। इन दो के दरमियान ये जो स्पेस है ना इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट इंटर कर रहा होता है, और इस स्पेस को कहते हैं, या ये जो पार्ट होता है जिसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर रही होती है इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स। ठीक है, तो दो पिरामिड्स के दरमियान जो कॉर्टेक्स का पार्ट एक्सटेंड करेगा
उसको हम कहेंगे रीनल कॉलम्स। इस अगर कॉर्टेक्स मेडुला में एक्सटेंड करे तो मेडुला का कुछ पार्ट भी ऐसे करके रीनल पाइलोइड की बेस से ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स में एक्सटेंड करता है और रिजेस बनाता है, जिसको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई, रीनल कॉलम्स और मेड्यूलरी रेज। और मेड्यूलरी रेज जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, ये होता है ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले और ये डिस्टल। ठीक है, तो जो हमारे पास ये पार्ट होता है ना ऑलमोस्ट, इससे लूप ऑफ हेनले के अलावा जो पार्ट होता है ना वो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स में होता है, और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना ये रीनल मेडुला में होगा, रीनल पायरामिड्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी रेज रीनल कॉलम्स हो गए। अच्छा, ये बेस से निकल रही होती है। अब जो नेफ्रॉन है वो इधर प्रेजेंट है और वो यूरिन सेक्रीट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी, वो मिलके जो है वो यूरिन कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करके वो इनके एपिसिस रीनल पायरामिड के एपिक्स से रिलीज करेंगी, और तो इनके एपिक्स को हम कहते हैं रीनल पेपिला। ठीक है, रीनल पायरामिड्स के एपिक्स को कहते हैं रीनल पेपिला। ठीक है, और वहां से जो यूरिन है वो जाएगा पहले माइनर कैलिक्स में, और फिर वो माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाएगा, देन यूरेटर, और फिर उससे आगे ब्लैडर, सो ऑन। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था पूरे किडनी का। इसमें रीनल कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, ये डार्कली स्टेन्ड होता है, ये लाइटली स्टेन्ड होता है। स्टेन्ड से मतलब इसका अपना कलर इस तरह का होता है, जब आप अगर किडनी को डायसेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा डार्किश अपीयरेंस देगा, ये लाइटली अपीयरेंस देगा। फिर इसके अंदर रीनल पायरामिड्स होते हैं, बेसिस इसकी कॉर्टेक्स की तरफ होती हैं, एपिक्स को रीनल पेपिला कहते हैं, और वो मीडियली फेस कर रही होती हैं। भी 2 रीनल पायरामिड्स के दरमियान रीनल कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर रहा होता है, और रीनल पायरामिड्स की बेसिस से मेड्यूला एक्सटेंड करता है इनटू द कॉर्टेक्स, और उसको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज। और जो यूरिन का फ्लो है वो नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेपिला से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, एंड देन द यूरेटर एंड सो ऑन। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था किडनी का। हमने इसकी लोकेशन देख ली, हाइलम देख लिया, हाइलम के कंटेंट्स देख लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई की तरफ जाएं तो हमने पढ़ा है कि किडनी को रीनल आर्टरी सप्लाई करी है, आर्टीरियल और वीनस जो सप्लाई होती है। और ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक ये बना रही हूँ, बाकी नहीं बना रही। तो ये हमारे पास आती है रीनल आर्टरी। हमने पढ़ी है कि 3 आती हैं, लेकिन मतलब एट द हाइलम 3 होती हैं, लेकिन हम अभी एक ही बना रहे हैं। रीनल आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी किधर से आएगी? रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी किधर से आ रही होती है? आयोटा से आ रही होती है। तो एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच होती है रीनल आर्टरी, वो किडनी को सप्लाई करेगी। किडनी को सप्लाई जैसे वो हाइलम के अंदर इंटर होगी तो वो सबसे पहले देगी सेगमेंटल ब्रांचेस। ठीक है, जो सबसे पहली ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की वो होती है सेगमेंटल ब्रांच। ठीक है, जो कि रीनल पेल्विस के लेवल पे हो या रीनल पेल्विस में होती है सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, दोनों हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? अयोटा। अयोटा से आई हमारे पास रीनल आर्टरी, इससे आई हमारे पास सबसे पहले सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी जो होती है ना वो फिर डिवाइड करती है टू फॉर्म द इंटरलोबार आर्टरी। सबसे पहले हमारे पास इंटरलोबार आर्टरी बनेगी। अच्छा, अब इसको हम लोग इंटरलोबार क्यों कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया था कि रीनल पायरामिड जो होते हैं वो लोब्स बना देते हैं। मतलब कैसा फील होता है कि भाई ये एक लोब है, ये एक लोब है, तो उसके क्योंकि वो लोब्यूलर अपीयरेंस देती है, तो हम कहते हैं कि इंटरलोबार आर्टरी है जो कि रीनल कॉलम में आगे जाके एक्सटेंड करेगी। तो ये इंटरलोबार आर्टरी है जो कि रीनल कॉलम से आगे जाके मूव करेगी। ठीक है, ये जो डार्क ग्रीन में बनाई है इंटरलोबार आर्टरी होगी। तो इंटरलोबार आर्टरी जब वो डिवाइड करेगी तो वो ऐसे करके एक कर्व आर्टरी देती है जो कि रीनल पायरामिड की बेस के ऊपर लाई करेगी, ये इस तरह करके। और ये जो कर्व आर्टरी बनती है इसको हम कहते हैं आर्कुएट आर्टरी। ठीक है, यूजली जो आर्टरीज ऐसे कर्व बना रही होती हैं उनको हम लोग आर्कुएट आर्टरी कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने फुट में एक आर्कुएट आर्टरी पढ़ी थी जो कि डोर्सालिस पीडस के आगे से ब्रांच थी, ऐसे करके कर्व बना रही थी वो। ठीक है, इंटरलोबार आर्टरी होगी, आर्कुएट आर्टरी होगी। तो पहले जो हमने पढ़ी थी ब्रांच वो इंटरलोबार थी, अब हम पढ़ेंगे इंटरलोब्यूलर, क्योंकि जो अब ब्रांचेस होंगी ना वो ऐसे करके मेड्यूलरी रेज में जाके मूव करेंगी, ऐसे अराइज करके मेड्यूलरी रेज में, तो उनको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। तो आर्कुएट ब्रांच हुई तो उसको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर। ये किडनीज के लेवल पे हैं। मतलब अब हम मजीद माइक्रोस्कोपिकली चले जाएंगे तो हम जाते हैं नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन पे हमें पता है कि जो बाउमेंस कैप्सूल होता है उसके अंदर होती हैं ग्लोमेरुलर
कैपिलरी का नेटवर्क होता है जिनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बंद कैसे रही होती है बेसिकली। एक एफरेंट आर्टेरियोल आ रही होती है, वो ब्रांच करती है टू फॉर्म मेनी कैपिलरीज और फिर वो कैपिलरीज जॉइन करके एक इफेरेंट बना रही होती है। ये इफेरेंट है और ये एफरेंट है। तो इंटरलोबार की जो आगे से ब्रांचेस होती है ना वो यही होती है। इंटरलोबार जो है आर्टरी वो क्या है, वो सबसे पहले एफरेंट बनाएगी, एफरेंट आर्टेरियोल बनाएगी, देन वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाएगी, देन वो इफरेंट आर्टेरियोल्स बनाएगी। ठीक है, ठीक है, वो ये चीज़ें बना देगी। इफरेंट आर्टेरियोल्स के बाद हमें पता है कि यहाँ से आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले होता है और देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो कि आगे कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास और नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई भी होती है जिसको हम कहते हैं वेजा रेक्टा, और लूप ऑफ हेनले पे जो होती है उसको क्या कहते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, तो इससे अब फिर वही बनेगा, वेजा रेक्टा बनेगा, फिर वेजा रेक्टा से पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज बनेंगी। पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो हैं वो क्या बनाएंगी, पेरी ट्यूब्यूलर वेन्स बनाएंगी। ठीक है, पेरी ट्यूब्यूलर वेन्यूल्स बनाएंगी। ठीक है, आर्टेरियोल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्यूल्स। और फिर इसके बाद हम यहीं से इंटरलोब्यूलर से शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर इंटरलोब्यूलर वेन, अब कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी के चले जाएंगे। इंटरलोब्यूलर वेन वो किससे बन रही थी, किसकी ब्रांच थी, आर्कुएट, तो आर्कुएट वेन। ठीक है, आर्कुएट के बाद फिर इंटरलोबार, ठीक, फिर इन सेगमेंटल, फिर रीनल वेन, और रीनल वेन एट द एंड किस में ड्रेन करती है, इंफीरियर वेना कैवा में। तो ये फुल फ्लो चार्ट है। अयोटा, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार, आर्कुएट, इंटरलोब्यूलर, पहले लोबार फिर लोब्यूलर, देन एफरेंट, ग्लोमेरुलर, efferent, vasa recta, peritubular capillaries, peritubular venules, interlobular vein, interlobar, interlobular vein, arcuate vein, interlobar vein, segmental, renal and then inferior vein cava। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट है आर्टीरियल सप्लाई का। ठीक है, हमने इसकी आर्टीरियल सप्लाई देख ली। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो अगर ये आयोटा होती है और ये इसकी बाइफर्केशन है कॉमन आइलेट में, तो इसके लैटरली हमारे पास कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो पैरा इटसेल्फ मीन्स साइड, जहाँ पे भी पैरा का वर्ड आएगा वहाँ पे उसका मतलब होगा साइड। जैसे हमने रेट्रो का मतलब पढ़ा था बिहाइंड, तो ये पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स हैं। बुक में लिखा है कि लेटरल पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स में जाके इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। ठीक है, और नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व रीनल सिम्पैथेटिक प्लेक्सस होता है जहाँ से इसकी नर्व सप्लाई आ रही होती है। ठीक है, वो नर्व सप्लाई जो होती है वो उसके जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं किससे आती है, रीनल सिम्पैथेटिक प्लेक्सस से, और इससे जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं थ्रू द 10th 11th और 12th थोरेसिक नर्व्स के जरिए किसमें जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। ठीक है, इतनी सी डिटेल की है बुक में। मूविंग ऑन, अब हमने इसके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी रहती है उसमें आता है एक तो इसके कवरिंग्स, कवरिंग्स पूछी जाती हैं इसकी, और दूसरा इसकी पूछी जाती हैं रिलेशंस। रिलेशंस तो हर ऑर्गन के हैं जो कि एब्डोमेन में है। तो पहले हम लोग कवरिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि कवरिंग्स क्या है। तो जो किडनी होती है ना, किडनी पे बच्चों 3 कवरिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होता है फाइब्रस कैप्सूल। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन ऐसे होंगे जिसपे आप लोगों ने फाइब्रस कैप्सूल पढ़ा होगा। तो अगर ये किडनी है तो किडनी को जो सबसे पहले कवर कर रहा होता है ना वो होता है इसका फाइब्रस कैप्सूल। कैप्सूल बेसिकली एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होती है जो कि इसको कवर करती होती है डायरेक्टली। तो ये किडनी की होती है। अच्छा, फिर हमारे पास जो सेकंड होता है ना वो होता है पेरीरीनल फैट। ठीक है, तो अगर ये कैप्सूल था तो इसके ऊपर ऐसे करके एक फैट लेयर भी होगी जिसको हम कहेंगे पेरीरीनल फैट। किडनी हमारी छुपी गई है कहीं, ये थी किडनी। ठीक है, पहले आ जाएगा कैप्सूल, देन आएगा पेरीरीनल फैट। तो उसके बाद हमारे पास आता है रीनल फेशिया। अब इस रीनल फेशिया की बात ये, अच्छा पहले तो ये होता क्या है कि जो हमने पढ़ा था कि किडनीज होती हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में, ऐसी ही बात कही थी हमने। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू भी होता है और हमारे पास फैट भी होता है। ठीक है, तो जो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वही जब कनेक्टिव टिश्यू कंडेंस करेगा तो हमारे पास इसके ऊपर एक कवरिंग बना देगा जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया, और ये सुप्रा रीनल ग्लैंड को भी कवर करता है। ठीक है, ये सुप्रा रीनल ग्लैंड को भी कवर करेगा। अभी मैं आपको इसका ट्रांसफर सेक्शन भी दिखाऊंगी। ये तो हम एंटीरियर या पोस्टीरियर व्यू पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हम इसका ट्रांसफर सेक्शन भी दिखाऊंगी। तो वो ऐसे करके फुल इस किडनी को भी कवर कर रहा होता है और इस सुप्रारीनल ग्लैंड को भी कवर कर रहा होता है।
हाँ, इसमें बात ये थी याद करने वाली कि जो ये अगर किडनी है और ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, तो जो रीनल फेशिया होता है ना, वो इस तरह कवर करता है कि वो पहले पूरा किडनी को कवर करेगा, यहाँ से जॉइंट होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, मतलब यहाँ से वो सुप्रारीनल ग्लैंड के बिलो जाता है और फिर उसके ऊपर ऐसे करके कवरिंग करता है। ठीक है? मतलब कि फुल एक साथ ही नहीं करता, पहले वो सुप्रारीनल ग्लैंड के बिलो जाके कवर करेगा किडनी को और फिर सुप्रारीनल ग्लैंड पे ऐसे करके कवर करता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे अगर किसी बंदे ने किडनी डोनेट कर दी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें उसके डोनेशन के दौरान सुप्रारीनल ग्लैंड को भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग सिर्फ़ किडनी निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो सुप्रारीनल सॉरी जो रीनल फेशिया होता है, वो सुप्रारीनल ग्लैंड को अलग से कवर कर रहा होता है। दोनों को कवर करता है रीनल फेशिया, लेकिन उसको अलग करेगा, किडनी को अलग करेगा। किडनीज़ आइसोलेटेडली रिमूव की जाती हैं ड्यूरिंग डोनेशंस और एनी अदर रीज़न, ठीक है? तो फाइब्रस कैप्सूल, पेरिनील फैट, रीनल फेशिया बन कैसे रहा था? रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी कंडेंसेशन होती है, तो हमारे पास रीनल फेशिया बनता है, ठीक है? और लास्ट में हमारे पास आता है पैरारीनल फैट। पैरारीनल फैट जो होता है वो भी फैटी लेयर होती है जो कि रेट्रोपेरिटोनियल फैट से बन रही होती है और अ, ये भी आइसोलेशन और प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये स्मेल्स है, तो ये हमारे पास सबसे जो आउटर लेयर इसकी आ रही है, ये हमारे पास कैप्सूल है। कैप्सूल के बाद सबसे पहले हमारे पास पेरीरीनल फैट आता है, फिर हमारे पास रीनल फेशिया आता है जो कनेक्टिव टिश्यू की कंडेंसेशन से बन रहा है और ये जो है हमारे पास पैरारीनल फैट आता है। ठीक है, ये हमने अब इसकी पढ़ ली कवरिंग्स। लास्टली हम आ जाते हैं क्लिनिकल से पहले जो लास्ट हमारे पास चीज़ बचती है वो बनती है इसकी रिलेशंस। रिलेशंस अब दोनों जो वो किडनीज़ होंगी उनकी अलग होती हैं। तो हम राइट का इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट का इधर लिखेंगे और ये अभी हम पहले एंटीरियरली पढ़ रहे हैं। ठीक है? दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, अगर आपको एक याद है तो दूसरा भी याद हो ही जाएगा। थोड़ा-सा डायग्रामेटिकली अगर आपको सिनेरियो या पिक्चर याद रहती है तो आपको समझ लगेगी कि आपने क्या याद करना है। पिक्चर के बगैर मुझे नहीं लगता कि रट्टा मारेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ये किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। इन दोनों के एंटीरियर रिलेशन में तो हम सबसे पहले लिखते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड्स को। तो जो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आती है सुप्रारीनल ग्लैंड्स, ठीक है? दोनों में, इधर भी और इधर भी। एंटीरियर रिलेशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सुप्रारीनल ग्लैंड्स, ठीक है? उसके बाद अगर हम राइट की बात कर लें, राइट किडनी की, तो राइट किडनी में हमारे पास वो लोअर थी। क्यों लोअर थी? क्योंकि उसके ऊपर लिवर था, ठीक है? तो राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशंस में हमारे पास लिवर भी आ जाता है। तो दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? लिवर, ठीक हो गया? लेकिन जो इधर है, इधर तो लिवर नहीं आता, वो लिवर का लेफ्ट लोब छोटा होता है, वो तो ऊपर रह जाता है और ये तो हैवी रेट्रोपेरिटोनियल, इसके आगे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसके सेकंड में हमारे पास स्प्लीन याद हो तो यहाँ पे एक छोटी-सी स्प्लीन भी पड़ी होती है इस तरह करके। तो जो सेकंड इसमें हम लिखते हैं वो आता है स्प्लीन का, ठीक है? थर्ड अगर हम बात करें तो इधर से बात कर लेते हैं लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जो थर्ड होता है स्प्लीन के साथ ही हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा होता है? पैंक्रियाज़ पड़ा होता है, राइट? और पैंक्रियाज़ के रिलेशन में देखिए, अगर आपको किसी एक का एंटीरियर याद है ना, तो दूसरे का पोस्टीरियर खुद याद हो जाना चाहिए, सही है? अब स्प्लीन के पोस्टीरियर में आपको याद होना चाहिए कि किडनी भी याद है, ठीक है? तो स्प्लीन है, स्प्लीन के साथ ही पड़ा होता है पैंक्रियाज़। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी है, वो क्या लिखेंगे हम? पैंक्रियाज़। लेकिन पैंक्रियाज़ अब वही लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पैंक्रियाज़ के पीछे वाला स्ट्रक्चर होगा, जो कि होता है डूोडेनम, ठीक है? तो ऐसे करके डूोडेनम पड़ा होता है, ठीक है? तो वो आ जाएगा हमारे पास डूोडेनम। और फोर्थ पे हमारे पास हमें पता है कि ट्रांसवर्स कॉलन होती है, जो कि यहाँ से ऐसे करके एक्सटेंड कर रही होती है। ये उसके ऑस्ट्रेशंस हैं। तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर राइट किडनी का आ जाएगा और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर किसका आ जाएगा? लेफ्ट किडनी का। तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, ठीक है? ये हमने बात कर ली एंटीरियर रिलेशंस। अब देखते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस को, ठीक है? पोस्टीरियर रिलेशंस को देखने के लिए हम सब ये डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है? ये इसमें इन्होंने ये किडनी की आउटलाइनिंग की हुई है। तो लेट्स सपोज करें कि ये किडनी है, सही है? तो किडनी के पीछे सबसे पहले जो आपके पास आना चाहिए वो आता है डायाफ्राम, ठीक है? अगर आपको डायाफ्राम याद है ना, तो डायाफ्राम से आप काफ़ी सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, डायाफ्राम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले जो अगर हम दोनों लिखें, वो क्या लिखेंगे? दोनों में क्या लिखेंगे पहले? डायाफ्राम, ठीक है? सबसे पहले तो आपने लिखना है डायाफ्राम। डायाफ्राम लिख दिया।
अब डायफ्राम का अगर आपको याद हो तो एक मीडियल और एक लैटरल आर्कुएट लिगामेंट था, ठीक है? वो मीडियल और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट कैसे बन रहे थे कि सॉस और क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया थे जो कि थिकन हो रहे थे और ये मीडियल और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट्स बना रहे थे। तो अगर यहाँ पे कहीं ये डायफ्राम है तो यहाँ पे ये 2 मसल्स भी तो होने चाहिए ताकि उनका फेशिया ऊपर एक्सटेंड करे और वो डायफ्राम के लिगामेंट्स बनाए। तो ये 2 मसल्स आ जाएँगे। इन 2 मसल्स के साथ हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का मसल भी आ जाता है। तो कौन से 3 मसल्स अब हम लिखेंगे? सॉस का, क्वाड्रेटस लंबोरम का और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का। दोनों में हमने पहले ये लिख देने हैं, सॉस, क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। हम सेकंड नंबर पे ये दोनों मसल्स लिख देते हैं, तीनों मसल्स लिख देते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ यही डायफ्राम से हम देखते हैं कि अगर डायफ्राम है तो डायफ्राम के ऊपर थोरैक्स में, ये डायफ्राम है तो डायफ्राम के ऊपर थोरैक्स में ये लंग्स पड़े होते हैं ऐसे करके, ठीक है? तो लंग्स क्या कवर कर रहा होता है? प्लूरा। तो उसका जो कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रीसेस था वो भी तो नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा था। तो तीसरी चीज़ जो हम लोग लिख देते हैं ना वो आती है कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रीसेस। 3 हमने याद कर लिए, दोनों के 3 तो नहीं याद किए, 5 याद किए, ठीक है? कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रीसेस। अब अगर हम थोरैक्स में आ ही गए हैं तो थोरैक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंटली थोरैसिक केज होता है। उसे केज क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो रिब्स होती हैं और हमने पढ़ा था कि जो किडनीज की लोकेशन है वो अंडर कवर ऑफ द कॉस्टल मार्जिन है। तो ये हमने क्यों कहा था कि अंडर कवर ऑफ द कॉस्टल मार्जिन है? क्योंकि रिब्स उसको कवर कर रही थी। तो पोस्टीरियरली हमारे पास रिब्स भी तो आनी चाहिए, पीछे से ही तो राइज होती है ना रिब्स। और लास्ट वाली हमें पता है कि वो होती भी छोटी हैं, जैसे लास्ट टू 11th 12th फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो वो तो पीछे ही रहेंगी, एंटीरियरली तो नहीं आ पाएंगी। तो पोस्टीरियरली हमारे पास रिब्स होंगी। यहाँ पे डिफरेंस आता है राइट और लेफ्ट में। बाकी जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो सेम है। अब राइट में होता है ना, क्योंकि वो लोअर होती है तो उसमें सिर्फ 12th रिब आती है, जबकि जो लेफ्ट रिब किडनी होती है उसमें 12th और 11th रिब दोनों आती हैं, जो कि उसके पोस्टीरियर को कवर कर रही होती हैं। हमने यहाँ पे सारे मेजर मेजर पढ़ लिए। अब हमने मसल्स पढ़े हैं तो मसल्स को हम लोगों ने सप्लाई भी तो देनी होती है। तो अगर 12th रिब की बात हो रही है यहाँ पे और है भी ये एब्डोमेन का एरिया, तो एब्डोमेन में हमारे पास 2 मेजर नर्व्स होती हैं, ठीक है? जो T12 से राइज़ कर रही होती है और एक जो L1 से राइज़ कर रही होती है, और L1 से हमें पता है कि 2 राइज़ करती हैं। तो वो तीनों नर्व्स बस आपने इसके एंड पे बस वो नर्व लिख देनी है। कौन-सी? एक लिखेंगे आप सबकॉस्टल नर्व, एक लिखेंगे इलियो इंग्वाइनल नर्व और एक लिखेंगे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है? यही चीज़ें यहाँ पे भी आपने एज़ इट इज़ छाप देनी है। सबकॉस्टल, इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। ये हमने सारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वगैरह हम लोगों ने ग्रॉस का किडनीज़ का पढ़ लिया, ठीक है? अब हम इसके क्लिनिकल्स देख लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल्स ये हैं कि एक तो रीनल फेलियर का होता है। रीनल फेलियर जो होता है कि इनएबिलिटी ऑफ द किडनीज़ टू फॉर्म यूरिन। अब इसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम उनको 3 चीज़ों में कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है? एक होता है प्री-रीनल कॉज़, ठीक है? एक होता है रीनल कॉज़ या इंट्रा-रीनल कॉज़ और लास्ट में हमारे पास आता है पोस्ट-रीनल कॉज़, ठीक है? प्री-रीनल से मुराद ये है कि जो भी मसला है वो किडनीज़ में नहीं है बल्कि किडनीज़ तक पहुँचने वाली, जैसे अगर एब्डोमिनल अयोर्टा सॉरी अगर रीनल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो रीनल आर्टरी मतलब कि किडनीज़ प्रॉपर है लेकिन रीनल आर्टरी ही कोई मसला कर रही है, रप्चर हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, व्हाटएवर, ये तो वो प्री रीनल कॉज़ हो जाएगी। इंट्रा रीनल से मुराद कि आपकी जो किडनी अपनी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके नेफ्रॉन्स नहीं वर्क कर रहे हैं, आपकी किडनी में स्टोन्स हो गए हैं, कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इंट्रा रीनल कॉज़ हो जाएगी। और पोस्ट रीनल से मुराद ये है कि आपकी किडनीज़ बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही हैं बट जो स्ट्रक्चर्स किडनी से आगे राइज़ करते हैं, वो नहीं काम कर रहे, ठीक है? अब पोस्ट रीनल में क्या आता है कि पोस्ट रीनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है यूरेटर की, वो भी किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकती है कि हो सकता है कि कोई किडनी स्टोन इतना बड़ा था कि वो रीनल पेल्विस को तो क्रॉस करके यूरेटर में आ गया, लेकिन यूरेटर को उसने ब्लॉक कर दिया, तो वो जो कॉजेज़ हैं वो पोस्ट रीनल में आ जाएँगी। ये एक इम्पोर्टेंट था। फिर इसके अलावा एक एंगल होता है, जो मैंने बताया था कि किडनी जो होती है ना वो थोड़ा-सा टिल्टेड पड़ी होती हैं, तो इसलिए उनका एक एंगल बनता है विद द एरेक्टर स्पाइन मसल। अगर ये एरेक्टर स्पाइन मसल है तो और ये रिब है, लास्ट वाली रिब को हम लोग उससे देखते हैं। तो जो उसका लास्ट रिब का ओरिजिन होता है ना, उसके साथ हम लोग ऐसे करके लाइन लगाते हैं और एरेक्टर स्पाइन को ऐसे वर्टिकल बेस लेते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ना वो बनता है ऑलमोस्ट 30 डिग्री। और ये इम्पोर्टेंट होता है अगर आपने रीनल बायोप्सी करनी है, सर्जरी करनी है, तो लोकेशन चेक करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है? ये हमारे पास एंगल था, रीनल एंगल इसको कहते हैं, 30 डिग्रीज़ होता है नॉर्मल। ये रीनल से
That's it for today. Hope you guys understood each and every topic. Do let me know your questions in the comment section below and stay tuned for new videos. Thank you.